सोचो कहीं साजिश तो नहीं। जी हां, एनआरसी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज के बीच मरकजी कैबिनेट ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर को भी मंजूरी दे दी है और अब कौमी सतह पर आबादी रजिस्टर तैयार करने का अमल शुरू हुआ है, जिसका मकसद मुल्क के आम आवाम की पहचान का डेटाबेस बनाना है। इस डेटा में पॉपुलेशन के साथ साथ बायोमेट्रिक जानकारी भी शामिल होगी। कोई भी शहरी जो 6 माह या उससे ज्यादा वक्त से मकामी इलाके में रह रहा हो तो उसे एनपीआर में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इधर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर बुझती हुई आग को सुलगाने की कोशिश लगातार जारी है। आज बिजनौर के बाद मेरठ आ रहे कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी को पुलिस ने परतापुर में ही रोक लिया। वो यहां पर शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत में हुए तशद्दुद में मारे गए लोगों के अहले खाना से मिलने जा रहे थे। सवाल ये उठता है कि राहुल प्रियंका क्या जामिया तहरीक के बाद की लकीर को पीटने में ही अपना सियासी मफाद देख रहे हैं? वहीं सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी वेस्ट बंगाल में एनआरसी नाफिज नहीं होने दूंगी। हालांकि पहले वो एनआरसी की हिमायत किया करती थी। दरअसल शहरियत को लेकर मुल्क एक अलग ही राह से गुजर रहा है। शहरियत एक कानून अनेक जैसी बातें भी अब सामने आ रही है, लेकिन इसको लेकर हो रहे मुजाहरों और उनमें हो रहे तशद्दुद के बाद एहतजाजियों को भी ये सोचना समझना चाहिए कि कहीं वो किसी का सियासी टूल तो नहीं बन रहे हैं, किसी की सियासी साजिश का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। इस साजिश को भांप कर उन्हें अपने मुतालबात रखने चाहिए। और एक और बड़ा तबका है जो एक्ट की हिमायत में सड़कों पर उतर रहा है। इसके बाद अगर कोई नाखुशगवार हालात बने तो जिम्मेदार कौन होगा? हालांकि अब से थोड़ी देर पहले वजीर दाखिला अमित शाह ने भी साफ किया कि एनआरसी और एनपीआर अलग अलग चीजें हैं, लोगों को गलत समझाया जा रहा है। उन्होंने गुजारिश की है कि लोगों को बहकावे में नहीं आना चाहिए। मेरे 5 सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि फिर रद्द-ए-अमल आए हैं और इस पूरे मामले को गुमराह करने की कोशिश भी की जा रही है, कुछ सफाइयां देने की भी कोशिश की जा रही है। पहले उसको सुनते हैं। आज जो अनाउंसमेंट हुआ है एनपीआर को लेके, इसमें और एनआरसी में क्या फर्क है? क्योंकि ऑलरेडी लोग कहने लगे हैं कि ये बीजेपी सरकार की बैकडोर एंट्री के थ्रू एनआरसी ला रही है। देखिए, दोनों में मूलभूत अंतर है। एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है। देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है। और एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, न दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। एनपीआर के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी, इसका उपयोग कभी भी एनआरसी के लिए नहीं हो सकता। दो कानून भी अलग है। जो एनआरसी है, बहुत से चैनल्स ने आपके पूर्व भाषण एयर किए हैं जिसमें आपने कहा कि एनआरसी लागू होगा पूरे देश में, लेकिन प्रधानमंत्री जी के भाषण से ऐसे लगा कि देयर इज अ रीथिंक आपकी पार्टी में और ये आपके मैनिफेस्टो में है, लेकिन आप शायद लागू नहीं करेंगे। देखिए, इस पर अभी इसलिए चर्चा करने की जरूरत नहीं क्योंकि एनआरसी अभी कहीं विचार में ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है कि ना कैबिनेट में चर्चा हुई, ना पार्लियामेंट में एनआरसी ये एक्ट में किसी ने कहा है। मेरी पार्टी का घोषणा पत्र अपनी जगह पे है और जब होगा तब थोड़ी ना छिप कर होगा। ये एक्सरसाइज ऐसी नहीं होती। तो इसीलिए तो कंफ्यूजन होता है ना कि संडे को प्रधानमंत्री कहते हैं कि एनआरसी नहीं होगा और ट्यूसडे को आप एनपीआर ले आते हैं। तो थोड़ा इसलिए कंफ्यूजन न करिए कि एनपीआर और एनआरसी के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। क्या इसमें ये संडे को प्राइम मिनिस्टर ने जो भाषण किया उसके पहले 31/7/2019 को इसका नोटिफिकेशन निकला। इसका मतलब है कि कैबिनेट के हमारी फाइल का निर्णय वगैरह तो 6ठे महीने में हो चुके थे। माइनॉरिटी लीडर ओवैसी के बारे में उन्होंने खुद कहा है कि ये एनआरसी का दूसरा नाम है, बस एक दूसरे नाम से एनआरसी लाया जा रहा है। देखिए, ओवैसी साहब अगर हम कहेंगे सूर्य पूरब में उदित होता है तो वो कहेंगे नहीं भाई पश्चिम में होता है। ये उनका स्टैंड होता है, मुझे तो इससे कोई आश्चर्य नहीं। फिर भी मैं ओवैसी साहब को भी आश्वस्त करना चाहता हूं देश के गृह मंत्री के नाते कि इसका एनआरसी की प्रक्रिया से कोई लेन देन नहीं है। ये बहुत अलग प्रकार की प्रक्रिया है।
ये प्रक्रिया मैं थोड़ी स्पष्टता कर दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू नहीं की है। 2004 में यूपीए सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत प्रक्रिया चालू हुई, और 2010 में जब जनगणना हुई 2010-11 में, इसके साथ इसको किया गया। अब फिर से जनगणना हो रही, इसके साथ ही करने का प्रावधान है। सरकार ने आज निर्णय करा है। तो मैं पहले ये स्पष्टता कर देना चाहता हूं कि एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी के उपयोग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग प्रक्रियाएं हैं और उसमें नागरिक से अपने नागरिक होने के लिए कुछ दस्तावेज मांगे जाते हैं और कुछ प्रक्रिया जो आसाम में हुई है अभी। इसके अंदर देश के अंदर रहने वाला हर कोई व्यक्ति अपनी स्वतः की इच्छा से एक ऐप के अंदर भरकर भेजेगा, कोई सपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं मांगे। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो भ्रांति फैलाई गई है कि सीएए से विशेषकर माइनॉरिटी की नागरिकता चली जाएगी, जिनके पास कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो भी गलत बात है। मगर सीएए में तो नागरिकता जाने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। इसलिए ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो अब धीरे धीरे जनता तक चीजें पहुंची है और जनता समझने भी लगी है कि भाई किसी की नागरिकता जाने का सवाल ही नहीं है। इसलिए धीरे धीरे अब यू टर्न हो रहा है। क्या एक किस्म से इंटेलिजेंस फेलियर था कि आपकी सरकार को ये नहीं पता था कि सारे मुल्क में इस तरह से प्रोटेस्ट वायलेंट होंगे? देखिए, सीएए का सबसे बड़ा अगर रेजिस्टेंस कहीं से आना था तो नॉर्थ ईस्ट और बंगाल से आना था, क्योंकि ढेर सारे शरणार्थी वहां हैं। वहां उनको नागरिकता मिलेगी तो लोकल लोगों के अंदर अनरेस्ट आ सकता था। वहां कंपेरेटिवली कुछ नहीं हुआ, कंपेरेटिवली। और बाकी सारे राज्य जहां सीए का कोई लेन देन ही नहीं है, वहां पॉलिटिकल आंदोलन चलाया गया। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के सेंसिटिव मुद्दों को पॉलिटिकली तराजू में रखकर नहीं देखना। तो हर कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, कोई भी कागज देने की जरूरत नहीं है। आपके सवालों को पहले ही मैं जवाब देता हूं। इसमें ना प्रूफ है, ना कागज है, ना बायोमेट्रिक है। जो आप कहोगे वही सही है, क्योंकि जनता पर हमारा भरोसा है। और इसलिए ये जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मैं देख रहा था अभी हमारी कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई कि इधर टीवी पर कुछ न कुछ दिखने लगा मुझे, वो सही नहीं है। ये सभी राज्यों ने स्वीकार किया है, सभी राज्यों ने इसके नोटिफिकेशन निकाले हैं और सभी राज्यों में इसके कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। सो नथिंग हैज बीन न्यू। और एनआरसी का काम शुरू हो चुका है एनपीआर से। एनपीआर जो आइंदा साल अप्रैल 2020 में शुरू होगी, वो एनआरसी का हिस्सा है। इसी तो हम कह रहे हैं कि एनआरपी को रोकना पड़ेगा, एनपीआर को रोकना पड़ेगा पहले। एनपीआर जो एनआरसी का हिस्सा है, उसमें आप सब पूछ रहे हैं, सवालात पूछ रहे हैं। और है अफसोस की बात यह कि एनपीआर जब होगी तो एक लो लेवल ऑफिशियल वो किसी के बारे में कहे कि ये डाउटफुल है, और वो डाउटफुल जाएगा एनआरसी में। मैं इतनी बातें कर रहा हूं, इसका जवाब क्यों नहीं थी सरकार? 11 प्रदेश की सरकारों ने स्पष्ट शब्दों में कहा वो एनआरसी और एनपीआर कतई लागू नहीं करेंगे। तो एक फेडरल देश में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये वापस लेना चाहिए जो उनका नोटिफिकेशन है। इसकी बजाय वो सरासर मिथ्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और विरोध तो बढ़ेगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर फिर एक बार जनता में अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली बार एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का तैयारी 2010 में हुआ है। तब कांग्रेस सरकार में थी, ओवैसी उसके समर्थन थे। ओवैसी कांग्रेस के साथ मिलकर हैदराबाद कॉरपोरेशन में सत्ता में थे, और वो लोग सवाल उठा रहे हैं तो पहले जवाब उनको देना चाहिए किस मकसद से 2010 में किया गया था।
उसके कानूनी संशोधन किस पार्टी ने किया था? उनके पार्टी ने किया था, कांग्रेस ने। केवल एनपीआर में कौन 6 महीने से उस जगह रह रहे हैं, आगे 6 महीने कौन रहने की तैयारी कर रहे हैं, केवल उसकी सूची है। उसको लेकर भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस और ओवैसी जैसे लोगों को हम एक्सपोज करने की काम करेंगे। आज जो ये लोग कागज सर्टिफिकेट इसके नाम पर मुस्लिमों को भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि हमने गरीबों की भलाई के लिए इन योजनाओं के लाभार्थी चुनते समय कागजों की बंदी से नहीं लगाई। तो आज एनपीए को लेकर भी बात हुई, लेकिन मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा चलेगी, क्योंकि सियासत एनआरसी और सीएए को लेकर के जो जबरदस्त तरीके से हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार इस मामले में अब बैकफुट पर आई है और एनपीए को लेकर आई है। कुछ लोगों का कहना है कि और कंफ्यूज करने की कोशिश, बहुत सारी चीजें हैं और जबरदस्त राजनीति भी हो रही है। मेरा पहला सवाल, क्या राहुल प्रियंका तहरीक की सिर्फ लकीर पीट रहे हैं? इसको भी देखने की जरूरत है, क्योंकि आज मेरठ जाने की कोशिश थी, रास्ते में ही रोक लिया गया और लगातार उस तहरीक को और सुलगाने की कोशिश की जा रही है। तशद्दुद पर लोगों को क्या आमादा करने की कोशिश की जा रही है? दूसरा सवाल, वजीर दाखिला ने मुल्क को साजिश से आगाह किया है, आखिर कौन कर रहा है साजिश, इसको भी समझने की जरूरत है। तीसरा, दूसरा तबका भी एक्ट की हिमायत में सड़कों पर उतरा और नाखुशगवार हालात बने तो जिम्मेदार कौन होगा, यह भी देखने और समझने की बात है, इस पर भी बात करेंगे। चौथा सवाल, क्या एहतजाजियों को साजिश को भांप कर मुतालबात रखने चाहिए? क्या एक बड़े तबके को साजिश का शिकार बनाया जा रहा है सियासी, इसको लेकर के आगाह करने की जरूरत है, मोहतात रहने की जरूरत है। पांचवा सवाल, इस पूरी तहरीक में जो नुकसान हुआ है, जाने गई हैं, हजारों एफआईआर दर्ज हुई हैं, उनका पुरसाने हाल कौन? जो लोग इसको उकसा करके, गुमराह करके अगर कहें इस तहरीक को चलवा रहे हैं, जो नुकसान उसके बाद होता है उसका पुरसाने हाल कौन? इस पर भी बात करने की जरूरत है। मैं जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। इस वक्त मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस वक्त शोएब जामई साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप फाउंडर हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। जामई साहब, खैर मकदम है आपका, आप इनको अलग अलग टीवी चैनल्स में देखते हैं। संजीव कौशिक भी मेरे साथ हैं। संजीव कौशिक सियासी तज्जियाकार हैं और अक्सर जो है आप तनकीद का निशाना बनाते हैं मौजूदा हुकूमत को और अच्छी दलील रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त मनीष झा साहब हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर हमारे प्रोग्राम में आज शामिल हुए। सर खैर मकदम है आपका। तो दिवा सैयद यासिर जिलानी भी हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लीडर। मैं सबसे पहले शोएब जामई साहब आपके ही पास आना चाहूंगा। शोएब जामई साहब, मेरा सवाल आपसे यही है, आज एनपीए भी आ गया, वजीर दाखिला बार बार समझा रहे हैं, ढंग से समझा दिया आपसे थोड़ी देर पहले कि एनआरसी एनपीआर दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको एक मत कीजिएगा। वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हम लोग कर रहे हैं। एनआरसी को लेकर भी लगातार हुकूमत अपनी बात समझा रही है, बार बार। सीए और एनआरसी में भी फर्क है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, ये भी समझाया जा रहा है। बावजूद इसके आप जैसे लोग ही मिल्लत को, खास तौर से एक बड़े तबके को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जो फिर तशद्दुद होता है। जो लोग मारे जा रहे हैं, 10,500 एफआईआर तो उत्तर प्रदेश में हुई हैं, उनका पुरसाने हाल कौन होगा, उनकी सुध कौन लेगा? ठीक, आपने इल्जाम लगा दिया कि हम लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को। नहीं, आप भी पेश है। ठीक, आप भी पेश ठीक है, ठीक है, नहीं बिल्कुल। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधी रात को अनाउंसमेंट किया था कि हम डिमोनेटाइजेशन लेके आ रहे हैं, यानी कि नोटबंदी। क्या क्या वादे किए थे कि भाइयों बहनों 50 दिन के अंदर अगर काला धन नहीं खत्म हुआ, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ और पता नहीं क्या क्या चीजें, अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी, तो आप हमें चौराहे पे। तो ये क्या उस बात का बदला है? नहीं सुनिए, ये क्या उस बात का बदला है ना? अब उस पर कितने लोगों की जान गई? 100 से ज्यादा, ऑफिशियल डेटा है, 100 से ज्यादा लोगों की जाने गई, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को लाइन में लगाया। क्या आतंकवाद खत्म हुआ? अर्थव्यवस्था बढ़ी? ये आप लोग तय करेंगे। नहीं, कि अगर हुकूमत कोई पॉलिसी बनाती है वो किस तरह से काम करे, किस तरह से नहीं करे, क्या आप लोग तय करेंगे। क्या हो गया जी? अर्थव्यवस्था 3% हमारी जीडीपी डूब गई। जीएसटी आया, हमारे देश की जो हमारी यहाँ से जो व्यवसाय था, मौजूदा प्रोटेस्ट अर्थव्यवस्था को लेकर नहीं, वो व्यवसाय ऐसा खत्म हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ -1 पे चला गया है। आज आप फिर कह रहे हैं कि मुझ पे यकीन रखिए कि हम ये चीजें लेकर के आ रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप सीएए लेकर के आते हैं,
फिर जब सीए और एनआरसी की जब बात हो रही थी तो आपने कहा डरिए नहीं। फिर प्रधानमंत्री जी को आश्वासन देना पड़ता है कि हम एनआरसी की तो चर्चा नहीं हुई। क्या माननीय अमित शाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा था कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ लीजिए कि पहले हम सीए भी ला रहे हैं, फिर पूरे देश में एनआरसी ला रहे हैं? क्या पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने नहीं कहा था अपने सदन में कि हम एनआरसी ला रहे हैं, इसमें किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए? आज तीसरी बात, थोड़ी देर पहले वजीर दाखिला ने क्या कहा, आपने सुना? अभी आपने सुना नहीं? तीसरी बात कि पहले क्या कहा राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में, देखिए राष्ट्रपति एक बड़ा संवैधानिक पद होता है, कोई हल्के उन्होंने क्या बताया एनआरसी को लेकर के अभी कोई तैयारी नहीं। सुनिए, राष्ट्रपति के लोग मारे जा रहे हैं ना, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि हम पूरे देश में एनआरसी लाने जा रही है सरकार। उनको मत शिकार बनाइए तशद्दुद का। अब इमरान साहब आप कहेंगे कि ये लोग तो सिर्फ मोदी विरोध करते हैं, हम सीए लाए उसमें विरोध किया, एनआरसी पे विरोध कर रहे हैं। अब एनपीआर जो आज नया शगुफा पूरे देश के लोगों को परेशान करने के लिए जो लाया जा रहा है, खुद वज़ीर दाखिला ने बताया कांग्रेस के दौर से ये तैयार है, ये नया शगुफा है। मैं बता रहा हूं 2010 में एनपीआर जो है लागू, 2003 में ही ड्राफ्ट तैयार हो चुका था जब एनडीए 1 की सरकार थी, 2010 में एनपीआर था। लेकिन उस एनपीआर में कहीं पर भी बर्थ प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स के डेट ऑफ बर्थ, पैलेस जो गार्जियन है उनके लिए डेट ऑफ जो प्लेस है वो नहीं था, आधार पैन कार्ड इस तरह की कोई चीज, इवन की आधार वाली जो मैंडेटरी वाली जो बात थी उसको सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है इसमें। दूसरी बात कि जब आप 2015 में एनपीआर को अपडेट करते हैं डिजिटलाइजेशन, तो उस वक्त भी ये अमेंडेड जो पॉइंट्स है 21 पॉइंट्स है, देख लीजिएगा आप, वो नहीं थे। आज जब आप नया अप्रूव कर रहे हैं तो उसमें जो 21 पॉइंट्स है उसमें वही पॉइंट्स है जो एनआरसी का एजेंडा है कि हमारे पिताजी का जन्म स्थान, उसका डेट ऑफ बर्थ, 6 महीने पहले का, 6 महीने बाद का, कहां आपकी रहने की स्थिति है, और हमारा भी प्रकाश जावड़ेकर क्या कह रहे थे, एक कागज नहीं देना पड़ेगा, तमाम वो एक कागज नहीं देना पड़ेगा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये एनपीआर से जो डेटा आपको मिलेगा यही आने वाले वक्त में एनआरसी के लिए मार्ग पसंद। क्यों ऐसा शगुफा कर रहे हैं? आपको क्या मुल्क शांत अच्छा नहीं दिखता? मुल्क में लोग तरक्की करें, समझ में नहीं आता? तो मैं पूछ रहा हूं सर, ये क्यों शोएब जामई साहब, आपको लगता है, आपको समझ में नहीं आता कि आपकी इन बातों से लोग गुमराह होते हैं, सड़कों पर आते हैं, जाने जा रहे हैं? अच्छा, गुमराह होते हैं। इमरान साहब आपने बड़ी आसानी से कह दीजिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, मुझे ये बताइए क्या सरकार को इस वक्त जब ऐसे मौजूदा हालात इतनी किरकिरी हो चुकी है, एनआरसी पे बात होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मंच से कहना कहा कि ये लोग एनआरसी की बात ही नहीं होनी, दोबारा आप एनपीआर का नया सुगुफा लिखा, क्या इस वक्त बेरोजगारी की बात नहीं होनी चाहिए थी? क्या इस वक्त अर्थव्यवस्था जो हमारी डूब चुकी है, जीडीपी 3 पॉइंट नीचे आ चुका है, उस पर बात नहीं होनी चाहिए? बेरोजगारों का रजिस्टर नहीं बनता इस देश में और आप एनपीआर की बात कर रहे हैं। इस देश में यह बात नहीं हो रही है कि इतने महिलाओं की जो है रेप हो रही है, उस पर वो कोई सीरियस कंसर्न नहीं है, उस पर बात नहीं हो रही है। तीसरा, इस देश में इतनी बड़ी आर्थिक मंदी आ चुकी है, लोग इतने लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं कि 42 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, उस पर कभी भी इतना सीरियसनेस नहीं है। बनाने की कोशिश बैक टू बैक फैसले नहीं हो रहे हैं। ये सियासत क्यों? बैक टू बैक फैसले नहीं हो रहे हैं। लेकिन बार आप लोग तो इदारा चलाते हैं, अपनी तंजीम चलाते हैं, लोगों को समझाइए। सर हमें मालूम है, अच्छी बातें बताइए, समझाइए ना, बरगलाइए तो मत। इस सरकार की मक्कारियां और झूठ पूरी दुनिया समझ चुकी है। 1935 में हिटलर ने कहा था कि यहूदियों की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम जो नंबर बर्ग लॉ ला रहे हैं कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। पूरे देश ने देखा कि क्या हाल किया यहूदियों का। आज ये सरकार कहती है मुसलमानों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि लोग इसको यकीन करेंगे? आपको लगता है कि इस देश के लोग यकीन करेंगे? पूरे मत गुमराही में डालिए लोगों। इमरान साहब कह रहा हूं, पूरे देश की बताइए 130 करोड़ जनता को दोबारा लाइन में लगाने की तैयारी है। आपने कैसे तय कर लिया? ये मेरे पास 13 सवाल और उनके 13 जवाब हैं, इनको पढ़ लीजिए सीए और एनआरसी के हवाले से। ठीक है, आप पढ़ते नहीं क्या? आपको चीजों के बारे में पता नहीं क्या? जी इस्लाम के फेसबुक पेज में एनआरसी खत्म हो गया ना, तो मत कीजिए। सुनिए ना, एनआरसी तो आप रोल बैक हो गया ना, मानते हैं आप? तो ये किस बुनियाद पर हुआ? ये पूरे देश के लोग जब एहतजाज कर रहे थे, अमीर गरीब हर कोई, तो प्रधानमंत्री मोदी को मजबूरन कहना पड़ा कि अब हम एनआरसी की बात नहीं करेंगे।
आज एनपीआर का आप नया शगुफा छोड़े हैं। ठीक है, ये तो मैं कह रहा हूँ एनपीआर कौशिक जी, ये क्या नया शगुफा है? कवर फायर है एनआरसी का। ये फिर एक नई तरह की गुमराही में लोगों को लगा रहे हैं। मेरा सवाल बेरोजगारी की बात नहीं करते, नए नए शगुफे छोड़ रहे रोज। सियासत अपनी जगह है, सियासत सब करते हैं, सियासी जमातें भी कर रही होंगी, सत्ता पक्ष भी कर रहा है, इख्तिदार में लोग भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जाने लेने का हक तो नहीं होना चाहिए। लोगों को सड़कों पर उतार के मरवाने का हक और उनको तशद्दुद की आग में झोंकने का हक किसने दिया? आज राहुल प्रियंका फिर वही सियासत करने के लिए निकले थे। कैसे देखते सर, पुलिस गोली मार रही है, आपने आज तक नहीं कहा। कौन उनको सड़कों पर निकाल रहा है गोली खाने के लिए? और उसके बाद आंदोलन नहीं, बाद ये मुतालबा होता है कि अन्ना आंदोलन में लोग सड़कों पे नहीं उतरे थे, शहीद का दर्जा दिया जाए। आंदोलन में लोग सड़कों पे नहीं उतरे थे। इमरान भाई, एक गुमराही से भरी पुलिस उस वक्त गोली मार रही थी, गुमराही से भरी तहरीक में लोगों की जान तादाद में है तो ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा न्याय है? जब बार बार हुकूमत कह रही है, वजीर दाखिला वजीर आजम कह रहे हैं, एक बार तो कंडेम कर दीजिए कि इतने मुसलमानों की जान गई है, सरकार को कंडेम कर दीजिए। आपने नहीं किया अभी तक, वो शहीद हुए हैं सारे लोग। इमरान भाई, बात सिर्फ इतनी सी है कि सबका साथ सबका विकास, और बाद में उसमें जोड़ा गया सबका विश्वास। सरकार कहीं ना कहीं सबका विश्वास जीतने में असफल रही है। ये एनपीआर क्या है, यदि देश के गृह मंत्री जी बैठ के इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, या सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि इसके बारे में गलतफहमी ना हो, इसके पीछे कारण यही है कि सरकार के हर एक कदम को अब जनता शक की निगाहों से देख रही है। क्यों देख रही है? उन्होंने ऐसा काम किया है पूर्व में, इससे पहले इस तरह के कदम उठाए हैं। हम कहते हैं कि 2 दिन 3 दिन पहले जो प्रधानमंत्री खड़े होकर के कहते हैं कि नहीं, अब ये एनआरसी कराने की बात नहीं है, वो एक तरह से अपने ही गृह मंत्री की बातों को काट रहे थे। शायद पहले यदि गृह मंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री बोलेंगे, अभी कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं है, सुनिए तो सही, कोई नियम ज़ाब्ते तैयार नहीं है। आपने सुना नहीं कि क्यों, मतलब लोगों को आपने सुना नहीं कि वो क्या कह रहे थे? चुन चुन के निकालने की बात हम कर रहे थे, संसद में वो कर रहे थे ना, वही कह रहे थे ना, बार बार कह रहे थे वो, एक बार नहीं कई बार कह रहे थे। सुनिए तो सही, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। सियासी मैं बोलना क्या चाहता, कोई बात का आपने पकड़ा, शायद प्रधानमंत्री जी वक्त रहते पर निकलवा दिया। अरे साहब, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री जी वैल्यू नहीं है क्या? शायद प्रधानमंत्री जी वक्त रहते यदि पहले आकर के इस तरह की बात यदि वो क्लियर कर देते तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। ठीक है, इतने मासूम यासिर जिलानी साहब की जान नहीं ये गुमराही क्यों? ये तमाम जो बातें हुई हैं, शोएब जामई साहब भी, संजीव कौशिक जी भी ये बार बार कहना चाह रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित रखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ये चीजें पहले क्यों नहीं क्लियर कर दी जा रही हैं? और इतनी जल्दबाजी भी हर चीज में क्यों? अभी सीए को लेकर के, एनआरसी को लेकर के जो मुजाहरे चल रहे हैं वो ठंडे नहीं होते हैं कि आप ये एक और नई बात लेकर आ गए एनपीआर को लेकर के? इतनी जल्दबाजी क्यों, आखिर क्यों? अरे तो ये बताइए कि संजीव कौशिक बताएं कि एनपीआर से क्या इन्होंने क्या समझ लिया एनपीआर को? इन्हें मालूम नहीं है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस कंफ्यूज है इस वक्त देश में। अब शोएब जामई क्या बताएंगे? वो शोएब जामई क्या बताएंगे? सुन लीजिए, शोएब जामई बैकडोर से एंट्री है। अरे सुन लीजिए, जो है लोगों को लगातार बता दिया है, गुमराह कर रहे हैं। सुन लीजिए, बात कर रहे थे, जवाब ये 3 में ना 13 में ये क्या बताएंगे? मुसलमान इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये किसके लिए खड़े हैं, जरा ये पूछे इनसे। और संजय कौशिक कंफ्यूज आदमी है। मुझे लगता है कि इनको ये पहले भी मुद्दों पे कंफ्यूज रहे ये लोग। अगर एनपीआर ये सिर्फ बता दें एनपीआर का क्या मतलब है और एनपीआर भारत में कब कब हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये एनपीआर पे चर्चा ही नहीं होती। आज खुद वजीर दाखिला ने आके अपने आप को, इससे बड़ी बात हिंदुस्तान में क्या हो सकती है कि आज वो खुद आते हैं और उन्होंने बताया कि क्या है एग्जैक्टली, क्यों कंफ्यूजन आपने पैदा कर रखा है, क्यों आप बेकसूर गरीब लोगों को जान से हलाक करवा रहे हो, क्यों उनको सड़कों पे ला रहे हो, क्यों उनको भारत के लोग, भारत के लोगों की जान गंवा दी, किस भारत बना हुआ है और उस बने हुए भारत के माहौल को क्यों बिगाड़ रहे, क्यों उन्माद फैला रहे हैं, क्यों बिना वजह के ना कोई कायद है, ना कोई लीडरशिप है, ना कोई इरादा है, ना कोई इनकी नीति है, ना नीयत है, किस बात के लिए सड़कों पे आए हैं? किस लिए सड़कों पे? अमित शाह ने क्या कहा था? ये बताइए आप। गृह मंत्री ने क्या कहा था? आप बताइए किस लिए सड़कों पे आप लेके आए? क्या कहा था उन्होंने? भीड़ को क्या फायदा दिया आप लोगों ने? बारे में क्या कहा था? आपने ये दिया कि पुलिस ने जब सामने आके एक बार भी बचाव में पुलिस खड़ी होती है तो आपको लट पड़े, आपके सिर फूटे, गरीब लोगों को जिनको आपने भीड़ का हिस्सा बनाया। बताइए एक भी संजय कौशिक को एक भी डंडा पड़ा? ये 10 दिन से हमारे साथ डिबेट कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, एक दिन में 5 डिबेट करते हैं। किसी तहरीर में, किसी एहतजाज में ये पाए गए या एक डंडा पुलिस ने इनको मारा?
पुलिस का डंडा पड़ा है उन छात्र छात्राओं को जो बिल्कुल बेकसूर थे, चाहे वो जिस कैंपस में रहे हो। मैं उनके साथ कल भी खड़ा था और आज भी खड़ा हूं। मैं छात्रों और छात्र छात्राओं के दर्द को समझता हूं। मैं भी विश्वविद्यालय से छात्रों की राजनीति करके आया हूं, मुझे मालूम है। इसलिए आप को लेके मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बहकाना और एक बच्चे की जान गोली से गई है ना यूपी में, क्या कर रहा था वो लड़का? आतंकवादी था वो, क्या था वो? एक्ट की हिमायत में सड़कों पर उतर गया और कुछ नाखुशगवार हालात बने तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा?